नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी स्पेशल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो प्रीवियस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो उसी क्रम में आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। अभी तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं, डांस हैं और मतलब नृत्य हैं या फिर लोकगीत हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम कल के टॉपिक में, कल लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने स्थापत्य कला के बारे में डिस्कशन किया था कि जो प्रमुख इमारतें हैं वो कहाँ हैं और उनसे कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो हमने उन चीज़ों को भी देखा था। तो उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे, हमने सोचा था कि हम आपको बताएंगे, लेकिन जो है ध्यान नहीं दिए तो वो पॉइंट हमारे छूट गए थे। तो हम पहले उन पॉइंट्स को कर लेंगे तो फिर आज की क्लास पे आएंगे, ठीक है। तो पहले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कल हमने शायद दशावतार मंदिर के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। दशावतार मंदिर, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो दशावतार मंदिर ये है कहाँ और इससे जुड़े हुए जो एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जो आपका दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ में है, देवगढ़ ललितपुर, ठीक है। और इससे इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट है, ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि ये पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली क्या होती है? बेसिकली पंचायतन शैली में एक सिंगल मंदिर नहीं बनाया जाता है, ये विशेष परिसर होता है। इसमें मतलब समझिए 5 मंदिरों का समूह, एक ऐसे मंदिर बीच में होगा, प्रमुख मंदिर होगा, और 2 ऐसे 4 मंदिर और बने होंगे, तो इसको पंचायतन मंदिर बोला जाता है। मतलब यहाँ 5 मंदिरों का समूह होता है, लगभग 5 मंदिर होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 मंदिर ऐसे साइड साइड में हो गए, एक मंदिर बीच में हो गए, ये मुख्य मंदिर होता था। तो ऐसे ही इसको पंचायतन शैली बोला जाता है, ठीक है। और एक आपको याद रखना है रूमी दरवाज़ा, इससे भी कई टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। रूमी दरवाज़ा, तो सबसे पहले तो वही देखेंगे कि रूमी दरवाज़ा है कहाँ। तो रूमी दरवाज़ा आपका है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना है कि लखनऊ में आपने पढ़ा है कि इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा, 2 इमाम बाड़ा हैं। दोनों इमाम बाड़ा के बीच में जो दरवाज़ा है वही रूमी दरवाज़ा है। मतलब ये कौन सा दरवाज़ा है? तो छोटा इमाम बाड़ा और बड़े इमाम बाड़ा के बीच का दरवाज़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा उसके बीच का ये दरवाज़ा है, ठीक है। चलिए, इसके साथ याद रखना है कि इस दरवाजे की ऊंचाई, ये शायद जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 60 फीट। अब इसको देख करके आप सारी इमारतों की ऊंचाई मत याद करने लगिएगा कि इस दरवाजे की कितनी ऊंचाई है, इस इमारत की कितनी ऊंचाई है, क्योंकि फिर ये याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन आना, एक आध क्वेश्चन जरूरी नहीं है 100 में 100 करना है, ठीक है। तो सबकी ऊंचाई आप नहीं रख सकते हैं, तो ठीक है, ये आया हुआ है, हम इसको पढ़ ले रहे हैं, बट इससे ज़्यादा सबकी हम ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई नहीं याद करने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए पेपर का स्तर बहुत कठिन बनाया गया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डाल दिया गया इस टाइप का, एक आध ही क्वेश्चन आएगा, तो नहीं करेंगे भाई हम। क्योंकि जितने टाइम में आप इस टाइप की चीज़ों को रटेंगे उतने टाइम में अन्य चीज़ों को आप तैयार करिए, ठीक है। और इसका निर्माण 1784 में आशफ उद दौला ने कराया था। किसने कराया था? आशफ उद दौला ने कराया था। ये बात आपको याद रखनी है। ये 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इमारतें हम आपको करवा रहे हैं जिनकी लोकेशन पूछता है कि मतलब वो कहाँ हैं। तो एक है मेहताब बाग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है मेहताब बाग। जिन्होंने पढ़ा है वो बताएंगे कि मेहताब बाग कहाँ है। शंकर विमान मंडपम कहाँ है? शंकर, ये भी प्रीवियस ईयर का पॉइंट है। शंकर विमान मंडपम, ये बताइए कहाँ है। उसके बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? सबको पता है ग्रीन पार्क स्टेडियम, लिखवाएं कि ना लिखवाएं? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ठीक है। लिखवा नहीं रहे हैं, लिख लीजिए जिनको नहीं पता। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? आपके कानपुर में है। अच्छा, एक और बरुआ सागर किला, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बरुआ सागर किला, ये आपको बताना है कहाँ है। और उसके अलावा बताइए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये बताइए कहाँ है। कमेंट करते चलिए, जितने टाइम में हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं उतने टाइम में आप कमेंट किया करिए, ठीक है। लाइव क्लास तो है नहीं, कमेंट हम देख लेंगे, बट हम बाद में देखेंगे। और ये पता चलता है कि क्लास से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। खुद के लिए कमेंट किया करिए, मतलब खुद से खुद को टेस्ट करने के लिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, भारत कला भवन बताइए कहाँ है। ये सब पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़े इन पॉइंट्स को तो याद कर लीजिएगा क्लास के बाद में, ठीक है। भारत कला भवन, ये बताइए। और बहू बेगम का मकबरा, बहू
बेगम का मकबरा ये कहाँ है। उसके बाद भारत माता मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत माता मंदिर। दरअसल ये कल की क्लास के पॉइंट हैं, कल हम ये छूट गए थे पॉइंट्स, तो हमने देखा तो हम सोचे बाद में आपको कवर करवा दें। आज की क्लास में हम बेसिकली त्यौहार, लोकगीत, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। मेले और कालिंजर का किला, कालिंजर किला ये बताइए। अब आशा है कि आप लोगों ने कमेंट किया होगा, कमेंट नहीं किए हैं तो अब हम बता रहे हैं, अब अपने आंसर मिलान करिए। जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो फटाक से याद कर ले। मेहताब बाग जो है आपका, ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। शंकर विमान मंडपम आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। बरुआ सागर किला अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ है, तो बरुआ सागर किला आपका झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है। इसके बारे में एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, इसका निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? ओरछा राजा उदित सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, उदित सिंह ने। अगला है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये आपके लखनऊ में है, राजधानी में। भारत कला भवन ये आपका वाराणसी में है। और बहू बेगम का मकबरा ये फैज़ाबाद में है। कहाँ पे है? ये फैज़ाबाद में है। बहू बेगम हैं कौन? तो बहू बेगम हैं आपकी नवाब जो शुजाउद्दौला थे, ये फैज़ाबाद में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बहू बेगम के बारे में लिख दे रहे हैं कि नवाब शुजाउद्दौला की ये बेगम थी। कौन थी? नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी बहू बेगम, शुजाउद्दौला की बेगम। हो सकता है कि कथन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें दे दे कि बहू बेगम का मकबरा फैज़ाबाद में है, कथन एक कथन दो दे दे कि आपका बहू बेगम जो थी वो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी। फिर नीचे दे देगी कि कथन एक सही, कथन दो सही, एक और दो दोनों सही, या फिर तो ऐसे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता मंदिर है आपका वाराणसी में। वाराणसी में भी जो काशी विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ के परिसर में ये बना हुआ है। ठीक है, वाराणसी में कहाँ पे? काशी विद्यापीठ में। ठीक है, काशी विद्यापीठ के परिसर में। और है कालिंजर का किला, ये है आपका बांदा में। कहाँ है? बांदा में। तो हमने ये कल के कुछ पॉइंट थे छूटे हुए, हमने आज आपको करवा दिया। दशावतार मंदिर के बारे में है, रूमी दरवाजा के बारे में है। उसके बाद आपका मेहताब बाग, शंकर विमान मंडपम, ये सारी चीज़ें आप रट लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। एक और पॉइंट बच रहा है, उसको लिख लीजिए। कुछ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि यूपी में हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि यूपी में है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपका आगरा किला याद कर लीजिए, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, और तीसरा याद कर लीजिए ताजमहल, ताजमहल। अब इतने पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, याद आप और भी करिए, बट ये वो चीज़ें हैं जो आपको भूलनी नहीं है, जो एकदम लास्ट टाइम होता है ना रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो आप पहले इतना कवर कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना अत्यधिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वो एक उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटैया के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि ये नकटैया के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कहाँ पे ये सांस्कृतिक जुलूस होता है नकटैया। ऑप्शन एक है हमारा मथुरा, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है गोरखपुर, चौथा है बरेली और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाराणसी। क्या होगा इसका राइट आंसर? वाराणसी। तो जो आपका नकटैया के लिए प्रसिद्ध है वो आपका जिला है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो है नकटैया के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी में भी एक जगह है चैतगंज, चैतगंज, उस क्षेत्र में जो है ये बेसिकली ये जो है आपका नकटैया जो है वहाँ पे ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के साथ हम एक छोटी सी लिस्ट लाई, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके उसमें मिल जाएगी जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं और कहाँ पे उनका आयोजन किया जाता है उनका नाम है। जैसे कुंभ मेला सबको पता है, कुंभ आपका ये कुंभ मेला, और जो वार्षिक माघ मेला होता है वो कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। ठीक है, पशु मेला, ये बटेश्वर का बटेश्वर मेला जो है ये किस टाइप का मेला है? तो ये पशु मेला है। ठीक है, यहाँ वस्तु जो है बेसिकली जो पशु होते हैं उनका खरीद व्यापार, जो मवेशी होते हैं उनका किया जाता है, उसीलिए बेसिकली ये फेमस है। और ये कहाँ पे? ये आगरा में होता है। ठीक है, आगरा में एक जगह है बटेश्वर, उसी के नाम पे इसको बटेश्वर बोला भी जाता है। पशु मेला पूछता है कि जो बटेश्वर मेला है, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बटेश्वर मेला मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पशु मेला है ये एक प्रकार का। ठीक है, कैलाश मेला आपके आगरा में होता है, राम बारात,
जिसको गणगौर मेला भी बोला जाता है, तो कैलाश मेला, राम बारात और ताज महोत्सव, ये तीनों आपके आगरा में होते हैं। ठीक है, कहाँ पे इनका आयोजन होता है? आगरा में होता है। लट्ठमार होली आपका बरसाना, ठीक है, नंदगांव बरसाना में। उसके बाद झूला मेला और हरिदास जयंती ये आपके वृंदावन में। ठीक है, अगर आपसे झूला मेला पूछा जाए और हरिदास जयंती ये कहाँ पे? ये वृंदावन में। ठीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मटकी लीला ये मथुरा में है। नौचंदी मेला आपका मेरठ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। नौचंदी मेला कहाँ पे होता है? नौचंदी मेला आपके मेरठ में, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद गढ़गंगा मेला, गढ़गंगा आपका गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। गढ़गंगा कहाँ पे? तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। देवा मेला देवा शरीफ, तो ये बाराबंकी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको सारी चीज़ें पता होगी, और जिनको नहीं पता है आपको ये सारी चीज़ें रट डालनी है। 3-4 बार पढ़ेंगे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी दिमाग में। ठीक है, द्रुपद मेला या फिर देव दीपावली ये आपके वाराणसी में। गंगा महोत्सव नकटैया अभी हमने बताया वाराणसी में। आयुर्वेद महोत्सव आपसे पूछा जाए तो आपको तुरंत आंसर देना है झांसी में। श्रवण झूला मेला और रामनवमी कहाँ पे? तो अयोध्या में। तरकुलह मेला या खिचड़ी मेला कहाँ पे? गोरखपुर में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी और शंखिसा, इन जगहों पे बुद्ध महोत्सव आपका मनाया जाता है। देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में। ठीक है, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में। दादरी मेला ये भी एक पशु मेला है एक प्रकार का, ये बलिया में। कलिंजर मेला आपके बांदा में। सोरो मेला कासगंज में। संकिसा उत्सव फर्रुखाबाद में। और बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। कानपुर के बगल में है बिठूर, तो बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पे आपका? कानपुर में। संकिसा उत्सव आपके फर्रुखाबाद में। सोरो मेला कासगंज में। कालिंजर मेला बांदा में। दादरी मेला आपका फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, दादरी मेला बलिया में। काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में। देवी पाटन बलरामपुर में। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, इन स्थानों पर बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तरकुला मेला खिचड़ी मेला का आयोजन गोरखपुर में। श्रवण झूला मेला रामनवमी के दिन अयोध्या में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। गंगा महोत्सव नकटैया वाराणसी में। ध्रुपद मेला देव दीपावली वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। देवा शरीफ बाराबंकी में। गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर में। नौचंदी मेला मेरठ में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में। ठीक है, मनाई हर जगह जाती है, लेकिन जहाँ फेमस है जो स्थान तो वो मथुरा है। और झूला मेला हरिदास जयंती आपका कहाँ पे? वृंदावन में। लट्ठमार होली आपका कहाँ पे? बरसाना में। ताज महोत्सव, राम बारात, कैलाश मेला ये सब आपके आगरा में होते हैं। बटेश्वर आगरा में ये भी होता है। कुंभ मेला और या फिर माघ मेला आपका ये कहाँ होता है? प्रयागराज में। इतने मेलों का नाम आपको याद रखना है, इतना याद कर लीजिएगा, अगर मेले से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न अपना। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेला का प्राथमिक फोकस क्या है? अब देखिए, हमने इतनी चीज़ें आप बताई हैं। बटेश्वर का प्राथमिक फोकस हमने बताया कि पूछा जाता है कि ऑप्शन डी देखिए आपका क्या है कि बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला है। क्या है ये? बेसिकली पशु मेला है। पहला ऑप्शन था हमारी कृषि प्रदर्शनी है, गलत है। दूसरा ऑप्शन पारंपरिक संगीत और नृत्य, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन था धार्मिक अनुष्ठान और जुलूस, ये भी गलत है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बटेश्वर मेला है ये क्या है? ये एक पशु मेला है। ठीक है, उसके बाद एक और पशु मेला के बारे में बताया था हमने, वो कौन सा था? दादरी मेला था। कहाँ होता था? आपका बलिया में होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है, इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर? नौचंदी मेला। बताइए, नौचंदी मेला भी हमने जस्ट ऊपर बताया ना। नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ होता है? मेरठ में। हमने जो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा मेले का। ठीक है, अगला प्रयागराज में महाकुंभ ध्वज, ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आपको इसको नहीं याद रखना है। ठीक है, कि महाकुंभ 2025 का कब से कब तक हुआ था, हमारे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको याद करने का, तो इसको हम बताएंगे भी नहीं। उस समय कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था। अभी आपसे इसको लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि महाकुंभ आपका कब आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला बताइए कहाँ पे होता है? कालिंजर मेला अभी हमने ऊपर जस्ट बताया था। कालिंजर मेला कहाँ पे होता है? तो आपके बांदा में होता है। कहाँ होता है कालिंजर मेला? बांदा में होता है। इसी के साथ आपको ये बताना है कालिंजर किला कहाँ है। बताइए, कालिंजर किला भी हमने बताया ना जस्ट ऊपर, कालिंजर किला आपके बांदा में है। कहाँ पे है? बांदा में है, और वहीं पे कालिंजर मेला भी होता है। तो दोनों पॉइंट आपको एक साथ याद हो जाएंगे। कानपुर में हर साल ताज महोत्सव, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हमने आपको बताया था ना कि ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आपके ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? आगरा में किया जाता है। आगरा के कुछ ये महत्वपूर्ण मेलों के नाम हमने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, इनको सबको क्या करना है? आपको याद करना है। जैसे आपका पशु मेला, वो जो बटेश्वर वाला पशु मेला है, या फिर कैलाश मेला है, राम बारात और ताज महोत्सव, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। कहाँ से याद कर लेनी है? आगरा में। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आयोजन कहाँ होता है? आगरा में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि महाकुंभ मेले की तिथि, जो महाकुंभ मेला होता है उसकी तिथि यानी कि कब से कब तक होगा, ये डिसाइड कैसे किया जाता है? खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद। तो इसको आपको याद रखना है कि जो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है वो 3 जो है आपके खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 तो आपका सूर्य हो गया, सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है,
और उसके साथ बृहस्पति की स्थिति क्या है। इन तीनों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है और डेट निकाली जाती है महाकुंभ की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ये प्रश्न दूसरी बार आ रहा है और 3-4 बार इसको हम पहले ही बता चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है कि बटेश्वर मेला क्यों फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर प्रदेश एवं बिहार। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम के दौरान एक लोकप्रिय मनोरंजन है। तो आपको पहले तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश और बिहार से आपको पूछे तो यहाँ पे बारिश या फिर मानसून के दौरान आपसे पूछे, मानसून के दौरान पूछे या मानसून से पहले भी पूछे, थोड़ा सा मानसून के पहले भी। ठीक है, थोड़ा सा पहले, बेसिकली वो बारिश से संबंधित हो, मानसून के पहले, मानसून के बाद या मानसून के समय में। ठीक है, मानसून के बाद नहीं, मानसून के समय में याद रखिएगा, मानसून के पहले भी पूछ सकता है। तो 2 चीज़ों का नाम याद रखना है, एक तो झूला नृत्य और दूसरा आपका है, एक और है, और कजरी। कजरी, ठीक है, कजरी ये एक प्रकार का लोकगीत है और झूला एक प्रकार का लोक नृत्य है। तो इन दोनों का संबंध बारिश, आपसे पूछे बारिश के दौरान, मानसून के दौरान, तो ये जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह ये जो है मनोरंजन के साधन के रूप में प्रसिद्ध है। आपका झूला नृत्य होगा या कजरी। ठीक है, तो इसमें तो कजरी है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, झूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झूला हो जाएगा। देखिए इसको नीचे हमने लिखा है, देखिए क्वेश्चन के नीचे हम उसको डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप पढ़ लिया करें। जैसे इसमें देखिए हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के मौसम के दौरान झूला झूलना और कजरी। ठीक है, ये बेसिकली झूला झूलना उसी एक नृत्य टाइप का होता है। झूला तो आप सबको पता है कि जो झूला पड़ता है श्रावण मास के दौरान, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से होंगे, पता है ना, पेड़ की डाल में झूला डाला जाता है। ठीक है, तो झूला झूला जाता है, उसी समय एक विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो उसको ही झूला नृत्य बोला जाता है, उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लोग अब तो इन ये चीज़ें नहीं होती हैं, पहले होती थी, क्योंकि पहले लोगों के पास मनोरंजन के उतने साधन तो थे नहीं, तो वो मौसम के अनुसार इन चीज़ों को एंजॉय करते थे। ठीक है, झूला झूल रहे हैं, उस पर बैठ के गीत गा रहे हैं और उसी समय डांस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होती थी उस समय। ठीक है, आपको वर्तमान में ये सब चीज़ें कम देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन क्योंकि जुड़ी हुई कल्चर से चीज़ें क्वेश्चन आते हैं तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कजरी के बारे में बताया कि कजरी क्या होता है, सावन के महीने महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला ये क्या है, एक लोक नृत्य है। झूले के बारे में हमने बता ही दिया। बिरहा क्या है, तो बिरहा आपके उत्तर प्रदेश और बिहार का लोकप्रिय ये लोकगीत है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। स्वांग ये क्या है, ये एक नृत्य है। ठीक है, रसिया क्या है, रसिया एक लोकगीत है। ठीक है, ये ब्रज के आसपास गाया जाता है आपका रसिया। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है। झूला नृत्य अभी हमने जैसे बताया कि आपसे सावन महीना पूछे, ठीक है, मानसून के दौरान पूछे, तो इन सब के लिए आपको याद रखना है झूला नृत्य कब होता है, आपका श्रावण के महीने में। ठीक है, श्रावण। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मूल रूप से बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। बरसात के मौसम में बताइए। तो अभी हमने बताया कि कजरी, जो आपका कजरी है वो कब किया जाता है, बरसात। हमने बताया कि झूला और कजरी आपको दोनों याद रखना है। बरसात के दौरान पूछे, मानसून के दौरान पूछे या सावन मास में पूछे, श्रावण मास में, तीनों समय ये झूला और कजरी दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए किया जाता है। देखिए इनमें एक गीत है, उस गीत का क्या काम है, जब परिवार में आपके बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं उस दौरान महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का उसको नाम दिया गया है। उस गीत को कहते हैं सोहर। क्या कहते हैं, सोहर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोहर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लास थोड़ी सी स्पीड में ले चल रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये रिवीजन की क्लास है, हम प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं, तो प्रश्न देखें, आंसर देखें, ज़्यादा क्लास में डिस्कशन करने का कोई मतलब है नहीं। पेपर आपका गिन के मुश्किल से हमें लगता है, आज हमारी कितनी तारीख हो गई, आज 7 तारीख है, 21 को आपका पेपर है। ठीक है, तो मुश्किल से आपका अगर माने तो 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है, वो भी अंतिम के जो 2-3 दिन होते हैं उसमें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, हम डेली बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी का नहीं मैनेज हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपका रिवीजन का नहीं हो पा रहा है, उसकी भी टेंशन मत करिए, जितना हो पा रहा है उतना। आपको लग रहा है आप पढ़ कम पाए हैं, बिल्कुल कोई इसकी भी टेंशन ना लीजिए, जितना पढ़े हैं बहुत है। पेपर निकलना होगा तो उतने में ही निकल जाएगा। हमारा कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना लीजिए, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब पेपर होता है तो 100 तरीके के टेंशन आ जाते हैं दिमाग में, आप परेशान होने लगते हो। बस मेन जो आपका काम है होना चाहिए वर्तमान में, अपने आप को संतुलित रखना। क्या, अपने आप को संतुलित रखना, डिप्रेशन और टेंशन में नहीं जाना है। आप अगर अपने आप को संतुलित कर लेंगे तो पेपर निकल जाएगा। ठीक है, मेन काम है अपने आप को संतुलित करना। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि केवल आप नहीं पढ़ पा रहे हैं इस समय, आपको टेंशन हो रही, सब ऐसे ही है, सबके साथ होता है। लास्ट टाइम में पेपर, जब आप किसी पेपर को एकदम दिल से जोड़ लेते हैं ना, तो होता है लास्ट टाइम जैसे जैसे समय नजदीक आता है ना, टेंशन होता है, प्रेशर होता है, रिवीजन नहीं हो रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, 100 तरीके के प्रश्न आपके दिमाग में आ जाते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान में नहीं रखना है,
सबके साथ हो रहा है, दिमाग में ये रखना है बस। हाँ, जितना भी हो सके जब पढ़ने का मन हो रहा है तब पढ़िए, पढ़ते चलिए और टेंशन ना लीजिए। बस यही दो, अभी आपके जो ये 2 हफ्ते बचे हैं ना, इसमें मूल मंत्र यही है कि जो दिमाग में आ रहा है पढ़ते चलो, जो रिवीजन हो पा रहा है करते चलो। ज़्यादा टेंशन ना लो कि ये नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए, ऐसा नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, इन सब चीज़ों की टेंशन ना लीजिए। बिना टेंशन लिए हुए पढ़ाई करते चलिए, सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल बात हम आपको बता रहे हैं, सिद्धांतों वाली बात नहीं बता रहे हैं कि लास्ट टाइम ये कर दीजिए वो कर दीजिए। ठीक है, जो सिद्धांतों वाली बात में मत पढ़ा करिए आप लोग। प्रैक्टिकल यही होता है कि सबके साथ होता है, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है पढ़ाई कम होने लगती है, टेंशन ज़्यादा होती है। बस आपका काम है कि मैनेज करना, संतुलन बनाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ज़्यादा हम भी डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि आपके टाइम की इंपॉर्टेंस हम समझ रहे हैं। क्लास छोटी हो और कंटेंट ज़्यादा हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है। चरकुला नृत्य होता है, पता है इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें महिलाएं होती हैं, और महिलाएं हो गई आपकी, और महिलाओं के सर पे जो है ये ऐसे दीपकों का ऐसे बनाती हैं, दीपक रख के जो है ये डांस करती हैं। ठीक है, तो चरकुला नृत्य की यही विशेषता भी है कि सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना, ये चरकुला नृत्य की विशेषता है। देखिए इसमें हम लाए हैं एक फोटो है आपकी, देखिए ये महिला है, ये ऐसे देखिए कई सारे लेयर्स में देखिए दीपक रखे हुए हैं और इसको लेकर के डांस करना। ठीक है, तो ये होता है आपका चरकुला नृत्य की, ये क्या है विशेषता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि ख्याल नृत्य का रूप कौन सा इसमें नहीं है। तो ये आपको रखना है, जो ख्याल नृत्य होता है इसके कई रूप होते हैं। जैसे गढ़स्पा होता है आपका, गढ़स्पा ख्याल होता है आपका, अभिनय ख्याल होता है, जयपुरी ख्याल होता है, दीवारी ख्याल नाम का कोई नृत्य नहीं होता ख्याल में। इस टाइप का कोई भी ख्याल नृत्य नहीं है। तो ये इसका कौन सा हमें ढूंढना था कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। अब इसके साथ आपको ये तीनों याद कर लेते हैं कि ये होते हैं गढ़स्पा, अभिनय और जयपुरी जो है ख्याल के टाइप हैं। ठीक है, ख्याल एक प्रकार का क्या है, नृत्य है। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा शैली की गायिका कौन थी? आपको बताना है कि निम्न में से कौन थी जो कि बनारस घराने से संबंधित थी और ठुमरी टप्पा गायक शैली में वो गाती थी। पहला है रसूलन बाई, दूसरा है ठाकुर प्रसाद, तीसरा है राशिद खान, चौथा है अन्नपूर्णा देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसूलन बाई। क्या हो जाएगा? रसूलन बाई। जो रसूलन बाई थी वो ठुमरी टप्पा शैली की गायिका थी और बनारस घराने से ये संबंधित थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पे स्पेस में कौन सा आएगा, देखना है कि नृत्य कौन सा नृत्य है जिसमें एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सर पर रोशन दीपकों का एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो हमने बताया कि स्तरित जो है कई सारे स्तरों में जो है महिलाएं कौन से नृत्य में दीपक लेकर के जो है संतुलित करते हुए डांस करती हैं, तो वो आपका चरकुला होता है। और चरकुला होता है किस क्षेत्र में? तो ब्रज क्षेत्र जो है आपका, वहाँ पे ये चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है कि रशिया किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। तो रशिया शायद हमने अभी इसका ऊपर डिस्कशन किया, तो रशिया कहाँ का आपसे पूछा जाए, रशिया उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। रशिया कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इनमें से झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने बता दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थारू जो जनजातीय नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। थारू, जहाँ पे थारू जनजाति रहती है वहीं पे ये लोग नृत्य भी करते होंगे जहाँ, ठीक है, तो उसी क्षेत्र की ये पहचान है। तो जो थारू जनजाति है बेसिकली आपका जो तराई रीजन है, 2 बार ऑप्शन डी हो गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी ही हो जाएगा। जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे थारू जनजाति जो है रहती हैं और वहीं पे जो है इनका ये जो नृत्य करते हैं, तो वहाँ की सांस्कृतिक ये आपकी पहचान है। तो आपको ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले गाया जाता है। तो हमने बताया मानसून के आगमन से पहले हो, मानसून के दौरान हो, श्रावण मास के दौरान हो, आपको कजरी और एक और हमने बताया था, कजरी के साथ में एक जो नृत्य था झूला, कजरी और झूला, 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑप्शन में जनरली आपको दोनों नहीं मिलेंगे, 2 में से एक ही मिलेगा, जो मिलेगा दोनों में से एक को टिक करते चलना है। ठीक है, अगला है कि कौन सा घराना आपको पता है कि जो आपके विभिन्न वाद्य यंत्रों से संबंधित, मतलब विभिन्न संगीत घराने हैं भारत में, जैसे बनारस घराना, लखनऊ घराना। ठीक है, तो उन्हीं में से पूछा है कि कौन सा घराना कौन सी गायकी ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। मतलब इसमें कौन सा घराना है जो कि ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार है, इन दोनों के मिश्रण से जो एक नई शैली निवृत्त हुई है उससे संबंधित कौन सा घराना है, तो वो घराना आपका है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आगरा घराना है। तो जो आगरा घराना है इसकी विशेषता क्या है कि ये ख्याल गायकी, एक सेकंड,
ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार। ध्रुपद धमार, इन दोनों का क्या है, ये मिश्रण है आपका आगरा घराना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। इनमें से बताना है कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कथक, कथकली, ओडिसी, भारतनाट्यम। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कथक, क्योंकि हमें पता है कि कमेंट आप लोग करोगे नहीं तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा वो जान लें। अब ये हो गया कथक। उसके बाद जो भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु का। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, हमने बता ही दिया। अब जितने हैं सबके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। उसके बाद कथकली है, कथकली और मोहिनी अट्टम दो हैं, इसको याद रखिएगा केरल से जोड़ के। मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है आपका, तो ये आपके केरल का है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारी ओडिसी होगी। ओडिसी नाम से ही स्पष्ट है कि ये ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ से है, तो ये ओडिशा से है, ओडिशा से है। भारतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गई। एक अब और सारे के सारे के हम देख लेते हैं। कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आपका ये आंध्र प्रदेश से है संबंधित। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद सत्रिया, सत्रिया ये है कहाँ से आपका, ये असम। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं आपके भारत के। ठीक है, तो सबके बारे में हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। क्वेश्चन आया है, सत्रिय असम से है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनका बढ़िया रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और याद करिएगा, मणिपुरी। अब नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। ठीक है, कहाँ का है, मणिपुर का है। ये इतने पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल और सत्रिया आपका असम का है। इन चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं। चरकुला के बारे में अभी हमने देखा है, क्या देखा कि चरकुला ये जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर जो है कई लेयर्स में दीपक रखे होते हैं और उन दीपकों को संतुलित करते हुए नृत्य करती हैं। और बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो और दादरा जो है ये भी आपका उत्तर प्रदेश से ही संबंधित नृत्य है। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र काट देंगे, तमिलनाडु भी काट देंगे। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चरकुला और दादरा किस राज्य से संबंधित हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित ये नृत्य हैं। ठीक है, अच्छा इसी के साथ कुछ और नृत्य भी देख लेते हैं आप। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कर्मा। ठीक है, कर्मा आपसे पूछा जाए कि ये लोक नृत्य जो है आपका किस जिले से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र याद रखना है, वहाँ जो है कर्मा नृत्य वहाँ से संबंधित है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। उसके बाद एक और आपको याद रखना है, धुरिया। ठीक है, क्या याद रखना है, धुरिया। पूछा जाए आपसे धुरिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो धुरिया का संबंध आपको याद रखना है बुंदेलखंड से। ठीक है, एक सेकेंड, तो धुरिया जो आपका लोक नृत्य है इसका संबंध कहाँ से हो गया, धुरिया का याद कर लीजिए, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड। और धुरिया के साथ एक और याद कर लीजिएगा, राई। क्या, राई। राई भी जो है आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। कहाँ से है, बुंदेलखंड से संबंधित है। और बेसिकली ये जो राई होता है, ये जब आपका कृष्ण जन्माष्टमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान जो है जो बुंदेलखंड की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो है ये जन्माष्टमी के दौरान ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसको ये बोला जाता है कि एक मयूर नृत्य है। ठीक है, मयूर नृत्य है, मयूर नृत्य है। ये बात आपको याद रखना है कि धुरिया और राई कहाँ से संबंधित हो गए आपके, धुरिया भी आपके बुंदेलखंड से संबंधित हो गया और राई भी बुंदेलखंड से संबंधित हो गया। ठीक है, और इसके साथ एक और है बुंदेलखंड से संबंधित, उसका नाम है कार्तिक। क्या नाम है, कार्तिक। ये भी लोक नृत्य है, इसका भी संबंध आपके बुंदेलखंड से ही है। कार्तिक लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है, बुंदेलखंड से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़े जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। ऑप्शन ए है स्वांग, ऑप्शन बी है परधौनी, ऑप्शन सी है भगौरिया और ऑप्शन डी है राई। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वांग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वांग। ठीक है, तो इसका कुछ जगह आंसर हमें राई देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो स्वांग होगा। ठीक है, बघेलखंड से संबंधित अगर आपसे पूछें कि बघेलखंड का कौन सा नृत्य है जो एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसी संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वांग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी बुंदेलखंड से जो आपका संबंधित है वो है राई है, धुरिया है, ये सब आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, कार्तिक भी बुंदेलखंड से संबंधित है।
ठीक है। कर्मा के बारे में हमने बताया, कर्मा आपके सोनभद्र और मिर्जापुर से है संबंधित, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए हमने कुछ लोक गीतों का यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो अभी हमने इसको लिखा है। तो अगर आपसे पूछे ढोला लोकगीत कहाँ से संबंधित है, ढोला कौन सा लोकगीत, ढोला लोकगीत अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से संबंधित है, ढोला लोकगीत जो है वो आपका आगरा और मेरठ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, आगरा और मेरठ से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। इसमें से अगर आपसे पूछे तो कुछ लोकगीतों के नाम आपको याद रखने, जैसे बिरहा हो गया, चैती, ढोला, कजरी और रसिया, ये सब आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया ये प्रमुख लोकगीत हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अब इसमें जैसे आपका जो बिरहा हो गया बेसिकली ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये भोजपुरी भाषा जो होती है उसमें ये गाया जाता है। चैती जो है आपका ये रुहेलखंड से संबंधित है, ठीक है। चैती कहाँ से, चैती रुहेलखंड से, उत्तर प्रदेश में जो रुहेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। कजरी आपका जो है अवधी में गाई जाती है और मिर्जापुर तथा वाराणसी से इसका उद्गम माना जाता है। जो कजरी होती है ये बताए थे ना, ये एक प्रकार के जब मानसून का आगमन होता है श्रावण मास में कजरी गाई जाती है आपकी, ठीक है। तो मिर्जापुर और वाराणसी से संबंधित है, अवधी में जो है ये गाई जाती है। और रसिया जो है इसको ब्रज भाषा में गाया जाता है, किस भाषा में, ब्रज भाषा में रसिया को गाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आल्हा होता है, आल्हा आपका कहाँ से पूछा जाए, कहाँ संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है और ये जो है बीर रस से ओतप्रोत होती है। मतलब इसमें बीर रस में जो है जो आल्हा और उदल है, ये महोबा के थे आल्हा और उदल, इनके बारे में इनकी पूरी कथा को जो है आल्हा जो होता है इनकी कथा को गाया जाता है। आल्हा और उदल की जो जीवन की कथाएं थी, जो उनकी वीर रस से भरी हुई कथाएं थी, वीरतापूर्वक काम थे, उसको गाया जाता है और उसी को क्या बोला जाता है, आल्हा बोला जाता है, ठीक है। और ये बुंदेलखंड में बेसिकली वहाँ पे प्रचलित है, ठीक है। सोहर हमने आपको बताया, ये सोहर एक लोकगीत है जो कि बच्चे के जन्म के समय क्या होता है, गाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सर के ऊपर रोशन दीपकों का एक स्तंभ को संतुलित करती है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसको आप करेंगे जो है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमने पहले कोई 21 क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर हमने 1 से शुरू किए हैं, 15 क्वेश्चन आज हैं यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 21 और 15 आपका हो जाएगा 36 क्वेश्चन आज हम लगभग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, बताइए किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति। तो हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो है अभी जितने थे सबके बारे में हमने बताया, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कथक। क्या होगा इसका राइट आंसर, कथक। अब आपको कमेंट में बताना है कुचिपुड़ी, कथकली और भारतनाट्यम तीनों को बताना है किस राज्य से संबंधित है, इसको आपको ऐसे पूरा लिखना है कमेंट में, ठीक है। कमेंट जरूर किया करिए, इतनी मेहनत करके आपके लिए क्लास लाई जाती है, इतना बढ़िया कंटेंट लाया जाता है, ठीक है, कि जितने भी, ठीक है, केवल हम यूपी ट्रिपल एससी के नहीं, जो ये आपको लिखवा रहे हैं ना, इसमें से कुछ हैं कि जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, ठीक है। और ऐसा हम बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको दे नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करवाना है, रिवीजन। और अभी जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मान लीजिए वो करना चाहते थे, इतने कम समय में आपको जो एकदम बढ़िया कंटेंट है, जहाँ से प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उन प्रश्नों को करवाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे मिल जाते हैं, तो इनको ढूंढना पड़ता है, ठीक है, कंटेंट बनाना पड़ता है, तब आपको कंटेंट दिया जाता है। तो जो चीज़ें अगर हम कुछ पूछा करें तो उसको कमेंट किया करिए, ठीक है। तो इन तीनों को कमेंट में बताना है, आपका होमवर्क है। अगला है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। हालांकि कुछ हमारे साथी हैं जो कमेंट करते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि लास्ट क्लास में भी जो हमने होमवर्क दिया था बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था, ठीक है। तो बहुत सारे साथी हैं जो आंसर देते ही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इंटरेक्ट करोगे ना, जब आप जाके कंटेंट कमेंट करते हो, वो आंसर आपको, वो क्वेश्चन नहीं पता, आप उसको ढूंढते हो, उस पर वर्क करते हो, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, इसीलिए आपको दिया जाता है होमवर्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं। तो फैक्ट याद करना इतना आसान भी नहीं होता है, आप याद करोगे कल भूलोगे, लेकिन आप याद किए हो, उसी को कमेंट कर रहे हो, तो होता है ना कि रिवीजन हो जा रहा है आपका उसी के बहाने, क्योंकि रिवीजन करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, हमने कई बार बताया है। अगला प्रश्न है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी आपके प्यारे से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सारे के सारे फैक्ट हैं, 2-3 बार आप पढ़ोगे सब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा रटना भी नहीं है, 2-3-4 बार पढ़ना है बस, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है। फिर हमारा क्वेश्चन रिपीट है, नहीं बताएंगे, आंसर आपको खुद से कर लगाना है, ठीक है। और इसमें सत्रिया के बारे में बताना है, सत्रिया कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, इसमें भी होमवर्क है। इन शास्त्रीय नृत्यों को आपको कमेंट में करना है, मोहिनी अट्टम, सत्रिया के बारे में यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे बताना है भारतनाट्यम के बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में और कथकली के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्या है आपको पता ही है, हमने कई बार करवाए। अगला क्वेश्चन है कि फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पे है। रंगीला घराना आपको बताना है किस स्थान पे। तो जो आपका रंगीला घराना है ये आपके आगरा में है। कहाँ से संबंधित है रंगीला घराना तो आपके आगरा में है। और आपसे पूछा जाए रंगीला घराना के संस्थापक मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, फयाज खान ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फयाज खान ने। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हरदौल कथा विशेष रूप से
बताना है कि किस क्षेत्र का लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बताना है कि जो हरदौल कथा है ये किस क्षेत्र से संबंधित लोकगीत है, तो ये आपका बुंदेलखंड है। ठीक है, जो आपका बुंदेलखंड है ये बेसिकली मध्य भारत में, जो आपका उत्तर प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, यहाँ पे फैला हुआ है बुंदेलखंड। ठीक है, तो हरदौल कथा उसी क्षेत्र के एक लोकगीत है। ठीक है, कहाँ का है, तो बुंदेलखंड का है। कौन सी कथा, हरदौल कथा। अभी बुंदेलखंड के एक दो कथाओं के, एक दो जो है लोक नृत्यों के बारे में हमने आपको बताया, बताइए वो कौन से हैं, बताइएगा। ठीक है, कार्तिक कहाँ का है, कार्तिक आपका कहाँ का है, तो आप कहेंगे बुंदेलखंड का है। धुरिया कहाँ का है, धुरिया बुंदेलखंड का है। ये सब लोक नृत्य हैं। कर्मा कहाँ का है, तो कर्मा, कार्तिक और धुरिया, ये तीनों हमने बताया था। ये लोक नृत्य कहाँ से संबंधित हैं, तो आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से ही संबंधित है। वो लोक नृत्य थे, ये लोकगीत हैं। ठीक है, नृत्य और गीत, समझ रहे होंगे अंतर आप लोग। अगला है कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना। लखनऊ घराना बेसिकली बताना है कि इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है। लखनऊ घराने को किस अन्य नाम से जाना जाता है। लखनऊ घराने को पूरब घराना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लखनऊ घराने को पूरब घराना भी बोला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आज का हमारा अगला प्रश्न है। अब यहाँ से जो है साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न साहित्यकार हैं उनके जो उनके द्वारा पूछे गए, मतलब उनके से रिलेटेड जो पूछे गए क्वेश्चन है, वहाँ से यहाँ से अब जो 10-15 प्रश्न हम देखेंगे ये उनसे रिलेटेड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से साहित्य से जुड़े हुए। अगला कि रंगभूमि, गोदान और प्रेमाश्रय बताना है। ये किसकी जो है उपन्यास है, रंगभूमि, गोदान और प्रेमाश्रम। आपको बताना चाहिए कि रंगभूमि, गोदान हो गया, गबन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, ये सब हमारे जो है उपन्यासकार सम्राट जिन्हें बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद जी की ये रचनाएं हैं। किसकी हैं, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की। रंगभूमि आपका, गोदान हो गया, गबन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, ये सब किसका है, प्रेमचंद का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वो आपके हैं कैफी आजमी, जावेद अख्तर, गुलजार, शमसुर रहमान फारूकी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका शमसुर रहमान फारूकी। कौन है वो, उत्तर प्रदेश में जन्मे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनमें से, तो वो है आपके शमसुर रहमान फारूकी। ठीक है, उर्दू साहित्य के लिए इनका नाम विख्यात है। ठीक है, और 1986 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो वो कौन है, वो आपके शमसुर रहमान फारूकी हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको याद रखने हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, सबके बारे में आप नहीं रट पाओगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप जब प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए उनको तो रटना ही है। ठीक है, अगर आप अन्य को रट लेते हो तो रट लीजिए, लेकिन जो ये प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो है कि फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है। फिराक गोरखपुरी पूछ रहा है, किसका उपनाम है। अख्तार रोमानी का है, मुनव्वर नारायण का है, रघुपति सहाय का है कि रामधारी सिंह दिनकर का है। तो ये जो फिराक गोरखपुरी के नाम से विख्यात थे वो आपके रघुपति सहाय थे। कौन थे, रघुपति सहाय थे। ये फिराक गोरखपुरी के नाम से आपके ये उर्दू कविता में प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, रघुपति सहाय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो वो कवित्री आपकी थी महादेवी वर्मा। कौन थी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1988 में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फतवा-ए-जहांदारी के लेखक हैं। इसमें बताना है कि फतवा-ए-जहांदारी के लेखक कौन हैं, उनका नाम बताना है। अबुल फजल हैं कि जियाउद्दीन बर्नी हैं कि अब्दुल हलीम सरर हैं कि शेख फैजी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने किसकी रचना की है आपकी, तो फतवा-ए-जहांदारी के अगर आपसे लेखक पूछा जाए तो कौन है वो, जियाउद्दीन बर्नी है। अगला प्रश्न है कि मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को, मतलब इसमें बताना है कि जो मिर्जा गालिब है, फिराक गोरखपुरी हैं और ये विभिन्न टाइप की शैलियाँ हैं, कव्वाली है, दस्ताना, कठपुली है, कटक है, गज़ल है। तो बताना है कि मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी किससे संबंधित थे, तो आपको याद रखना है गज़ल। ठीक है, गज़ल से संबंधित है। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी ये किससे संबंधित थे, ये गज़ल से संबंधित है, आपको याद रखना। ठीक है, बाकी आज के जितने प्रश्न थे यही समाप्त होते हैं। अब हम आपको कुछ एडिशनल पॉइंट और बताते हैं। बाकी आज हम आपको जो है एक टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे तो आप सब लोग जुड़े ही हैं, वहाँ पे हम आपको एक शेयर करेंगे नोट्स। वहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मतलब साहित्य जो हिंदी में पूछा जाएगा, साहित्य वहाँ से रिलेटेड नहीं, जैसे यूपी स्पेशल में अगर कुछ पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट जो साहित्य, जो साहित्यकार हैं, ठीक है, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उनको हम शेयर करेंगे, उनको आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अभी ये सब फैक्ट हैं, यहाँ पे हम लिखवाएंगे, बोलेंगे कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका, तो हम आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि अभी हमने देखा ना कि कुछ चीज़ें पूछता है कि मतलब कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनसे पूछता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे एक आप लिखिए, श्रीराम श्रीवास्तव, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको याद रखना है कि ये हारमोनियम वादक हैं। क्या हैं, हारमोनियम वादक हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, हारमोनियम वादक हैं। उसके बाद आपको याद रखना है
लच्छू महाराज, ये कमेंट करके बताइए। लच्छू महाराज तो बहुत फेमस हैं। लच्छू महाराज, इनसे जुड़े हुए प्रश्न लगातार आते रहते हैं। लच्छू महाराज। उसके बाद फयाज खान, फयाज खान। सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी। तलत महमूद, तलत महमूद। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज के बारे में बताइए, कमेंट करिए तुरंत। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बिरजू महाराज। उसके बाद एक और लिख लीजिए, अमजद अली खां। चलिए बेटा, ये आपने कमेंट किया, तो जिन्होंने कमेंट किया वो अपने आंसर को मिलाइए। लच्छू महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, ठीक है। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज दोनों लोग कथक से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। फयाज खान जो है ये ध्रुपद, जो हमने बताया था ना, ध्रुपद से संबंधित हैं। सिद्धेश्वरी जो देवी हैं ये ठुमरी से संबंधित हैं। और तलत महमूद जो आपके हैं ये गज़ल से संबंधित हैं। किससे? गज़ल से। और अहमद अली खान, अहमद अली खान जो है वो सरोद, सरोद है ना, सरोद वाद्य यंत्र है ना, उसको ये उस वाद्य यंत्र से ये संबंधित है, ठीक है, सरोद से। तो अमजद अली खान। उसके बाद आपको एक नाम और याद रखना है आपको, गिरिजा देवी का। किसका? गिरिजा देवी का। ये जो आपकी गिरिजा देवी हैं ये भी आपके वाराणसी से संबंधित हैं, और ये जो है ठुमरी गायिका ये भी हैं, ठीक है। ठुमरी से संबंधित इनका है, इनका भी संबंध ठुमरी से है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ और नाम आपको याद रखने हैं, इसको याद रख लीजिए। उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायत खां। ये आपके सितार, सितार नाम सुना है आप लोगों ने? सितार, ठीक है। उसके बाद हुसैन नरसी का नाम याद रखिएगा, हुसैन नरसी, हुसैन नारसी। इनका संबंध हिंदी रंगमंच से है, हिंदी रंगमंच। रंगमंच मतलब थिएटर, जो थिएटर में नाटक वगैरह होते हैं ना उसको रंगमंच बोला जाता है, ठीक है। हुसैन नरसी आपके हिंदी में रंगमंच से संबंधित हो गए। उसके बाद सितारा देवी हमने बता ही दिया, कथक से हैं। उसके बाद जतिन भट्टाचार्य, इनका नाम याद रख लीजिएगा, जतिन भट्टाचार्य। अब देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं ये फैक्ट हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल में ज़्यादातर फैक्ट ही आपको मिलेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझाने वाली चीज़ें। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको बता सकते हैं, तो वही हम आपको लिखा रहे हैं। तो जतिन भट्टाचार्य किससे संबंधित है? आपके सरोज से संबंधित है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ध्रुपद से हमने फयाज खान को देखा। ध्रुपद से एक दो नाम आपको और याद रख लेने हैं। ध्रुपद से याद कर लीजिएगा, अंबाजी चतुर्वेदी, अंबाजी चतुर्वेदी, ये भी ध्रुपद से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक नाम और याद रखिएगा कि राजन सर्जन मिश्रा, ये ध्रुपद और टप्पा चली दोनों से संबंधित थे। राजन साजन मिश्र, ये आपके, इनका याद रखिएगा कि ध्रुपद टप्पा दोनों से ये संबंधित थे, ध्रुपद टप्पा से संबंधित थे। बस इतने नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन मिलते चलेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब आपके लिए कुछ हम आज भी होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपको करना है, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे मिल जाएगी। होमवर्क, पहला होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? कथक संस्थान, कथक संस्थान कहाँ स्थित है? कथक संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय कथक संस्थान, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? बताने को तो हम आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ढूंढोगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चलेगा, ठीक है। इसको बताना है। तीसरा प्रश्न जो हम आपको दे रहे हैं कि जो गुरु पूर्णिमा होती है, जो, अच्छा इसको जाने दीजिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा स्थल है जो जैन बौद्ध दोनों धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसके लिए दे रहे हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बताइएगा इसमें से, ठीक है। अब आपको कुछ पॉइंट आपको और लिखवा दे रहे हैं उर्दू से संबंधित, वो आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ आप लिखवा दे रहे हैं। देखिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी और उर्दू है, तो इस उर्दू को राजभाषा के रूप में कब शामिल किया गया, उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया, ये सब फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब इकट्ठे हम आपको प्रयास करते हैं कि डेली कुछ कुछ फैक्ट्स आपको लिखा दें। तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया आपसे पूछा जाए, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि 1989 में, कब, 1989 में। और एक क्वेश्चन इसके साथ और याद रखना है कि उर्दू अकेदमी की स्थापना अगर आपसे कब पूछा जाए कब की गई, उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई, तो उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई। कब की गई, 1972 में। ठीक है, इसी के साथ उर्दू अकादमी के साथ एक और पूछेगा कि संस्कृत संस्थानम की स्थापना कब की गई, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थानम की स्थापना, संस्कृत संस्थानम, इसकी स्थापना कब की गई, संस्कृत संस्थानम की स्थापना तो 1976 में। कब की गई, 1976 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि संस्कृत संस्थानम की स्थापना कब की गई, आपके 1976 में की गई। ठीक है, अब इतने पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी कुछ आज हमने करवा दिया है। अब क्योंकि फैक्चुअल क्लास है तो थोड़ी सी क्लास को हम छोटा रखते हैं। छोटा का मतलब कंटेंट देखिए कितना ज़्यादा हुआ। जब समझाने वाली क्लासेस होती हैं, जहाँ पे कोई समझाने वाला सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे चीज़ों को समझाइए, कंटेंट थोड़ा होता है लेकिन क्लास लंबी हो जाती है। लेकिन यूपी स्पेशल जैसे सब्जेक्ट जहाँ पे कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा छोटी सी क्लास में, तो बहुत ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा हम आपको करवा देंगे तो हो सकता है आपका रिवीजन में भी मन ना लगे, क्लासेस बहुत बड़ी हो जाती है तो आनंद भी नहीं आता है। ठीक है, टाइम से हम खत्म कर देंगे चीज़ों को। बाकी जितने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते चलते हैं सबको नोट कर लिया करिए, जो नहीं याद हो बाकी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लास देखिएगा, एंजॉय करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्लासेस अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और यदि अच्छी लगे तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग देखते हैं क्लास को, हमें भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए। बाकी क्लास में किसी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता हो तो अवश्य दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आप सुझाव देंगे क्योंकि क्लासेस आपके लिए तो आपके सुझाव के अनुसार ही क्लासेस बनाई जाएंगी। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।